वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी 2023 की तैयारी 2023 के सभी शिफ्टों में आए सवाल। कौन से सब्जेक्ट होगा? वो हमारा सब्जेक्ट होगा स्टील स्ट्रक्चर। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी सोम के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2023 में आए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस सब्जेक्ट से आए हैं, एक बार उनको जरूर देख लीजिए, ताकि आप जब कभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे तो हो सकता है 2023 के क्वेश्चन अगर आपको टेस्ट सीरीज में मिले तो अगर आप एक बार बनाए रहोगे तो आप बना पाओगे, अदरवाइज वो नंबर आपके निगेटिव में जाएंगे, फिर आप डिमोरलाइज होगे, यार मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। भाई, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद ही कोई मॉक टेस्ट देना। इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर वो टेस्ट सीरीज बनाने वाला जो भी होगा, आप जहाँ कहीं भी दे रहे हो, तो अगर उन क्वेश्चनों को वहाँ से उन कंसेप्ट को उठाया होगा तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फिर आप सोचोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया। तो प्रीवियस ईयर एक बार गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, कि सबसे प्रीवियस ईयर एक बार जरूर हो जाओ गो थ्रू। आप कितनी बार कर चुके हो, पर एक बार प्रीवियस कर लोगे ना तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और अगर उस कंसेप्ट को रिपीट होगा तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, व्हिच आर द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए सेक्शन इन कंप्रेशन मेंबर ऑफ एनी स्टील स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर की बात हो रही है। तो देखना, कंप्रेशन मेंबर में सबसे ज़्यादा एक फ़ायदा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अगर आर मिनिमम की बात करते हैं तो आई डिवाइड बाई आई मिन अपॉन एरिया होता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट हमारा आई मिनिमम होता है, उसी एक्सिस के अबाउट हमारी बकलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो कह रहा है क्वेश्चन भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 2 आपको हो जाएगा राइट आंसर। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल स्टील कॉलम फेल इन बकलिंग। किस कंडीशन में आपका कॉलम फेल या बकल करेगा? कॉलम आपका शॉर्ट होगा, तो भाई कॉलम जब भी शॉर्ट होता है तो बकल नहीं करता, उस केस में कॉलम आपका क्रशिंग हो जाता है, मतलब क्रश कर जाता है। लेस देन 180, स्टील कॉलम कैन नॉट फेल। एक स्टील कॉलम कभी भी बकलिंग फेल नहीं हो सकता मेरे भाई, अगर वो इफेक्टिव जो आपका सिलेंडर्स रेशियो की लिमिट होती है अगर उसके अंदर रहेगा तो कभी फेल नहीं करेगा, पर वो सिलेंडर्स रेशियो की लिमिट को अगर क्रॉस कर जाएगा तो आपका फेल कर जाएगा। तो याद रखना, जो कॉलम के लिए होता है ग्रेटर देन 180 आपका होता है। अगर आपकी जो स्टील कॉलम है अगर वो फेल कर रहा है तो उसकी जो बकलिंग होगी वो 180 डिग्री से अधिक होगी, मतलब 180 से अधिक आपका होगा क्या, सिलेंडर रेशियो का मान। ठीक है, जैसे कि आपने आरसीसी में पढ़ा था कि लेस देन 12 होगा शॉर्ट कॉलम में, ठीक है, या हाँ लेस देन 12 पे शॉर्ट कॉलम, ग्रेटर देन 12 पे लॉन्ग कॉलम होता है। इस तरीके से मतलब अलग अलग वेरी करता है। तो स्टील कॉलम में इसको डिफाइन 180 से किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, with reference to compression member of steel structure the cylinder ratio of compression member with reference to compression member of steel structure, मतलब कंप्रेशन मेंबर के रिस्पेक्ट में बात करनी है, सिलेंडर रेशियो के बारे में बात करनी है कंप्रेशन के केस में। तो आप बात कर लीजिए। तो आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो क्या रेशियो होता है, इफेक्टिव लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मेंबर? नहीं मेरे भाई, ये इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ का मेंबर का नहीं होता। तो ऑप्शन एक तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, क्या ये रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ टू द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ द मेंबर? मेरे भाई ये भी नहीं होता। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ टू द ऑफ द मेंबर ऑफ अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ जायरेशन। हाँ, ये आपका जो मेरा लेमडा होता है ये आपका ही होता है कि यल इफेक्टिव डिवाइड बाई के आर मिनिमम आपका होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये आपका इफेक्टिव लेंथ और अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ डायरेक्शन का ऑप्शन होता है। तो थर्ड आपका हो जाएगा राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द मेंबर टू द अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ डायरेक्शन। नहीं, इफेक्टिव लेंथ के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो कंप्रेशन मेंबर से ये क्वेश्चन रेडियस ऑफ जायरेशन और स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बात की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू आई एस कोड 800 टू 2007 स्टील पर्लिन आर्ट प्राइमरी डिजाइन फॉर। तो आई एस कोड आप देख लीजिए, आई एस कोड 800 टू 2007 किसका होता है, स्टील स्ट्रक्चर का कोड होता है। तो जो आपका पर्लिन होता है वो आपका फ्लेक्सिबल मेंबर की तरह डिजाइन किया जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा। पर्लिन आपका कैसे डिजाइन किया जाता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल मेंबर की तरह डिजाइन किया जाता है।
As per IS code 800/2007, which of the following statement is correct regarding the maximum slenderness ratio? क्वेश्चन आपका है कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बात करना है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से एक एक स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड शुड नॉट एक्सीड 200। भैया 200 नहीं होता, आपका कितना होता है? अगर आपका कंप्रेशन मेंबर हो या आपका फिर आपका टेंशन मेंबर हो, अगर डेड लोड एंड लाइव लोड का इफेक्ट आ रहा है, दोनों ही केस में 180 होता है। 200 तो होगा नहीं, पहला तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड शुड नॉट एक्सीड 250। 250 में नहीं होता, कितना होता है? 180 होता है। अगला पढ़ो। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड शुड नॉट एक्सीड 180। थर्ड आपका सही हो जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। तो ये आपके अब देखो, अब आपको अगर याद होगा कि जैसे कि हम लोग कंप्रेशन मेंबर के बारे में बात करते हैं, तो कंप्रेशन मेंबर में 180 होता है। अगर आपका डेड लोड एंड लाइव लोड का इफेक्ट आ रहा है, अगर कहीं रिवर्सल कंडीशन जनरेट हो रही है तो 250 हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कंप्रेशन अगेंस्ट लेटरल ट्रोजन बकलिंग, तो हमारा कितना हो जाता है? 350 हो जाता है। ठीक है, 300, हाँ 350 ऐसे होता है। अगर यही हम टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो वहाँ भी लाइव लोड के इफेक्ट में तो 180 होता है। पर अगर वो वहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि अगर आपका रिवर्सल कंडीशन आ रही है और विंड लोड एक का इफेक्ट है, तो वहाँ पे साढ़े कितना हो जाता है? ये आपका 350 हो जाता है। और ऑलवेज मेंबर का टेंशन में 300 होता है, और शायद ये होती है वैल्यू 300। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। लेटरल अंगेज जो टोजन बकलिंग करके होता है उसमें 300 वैल्यू होती है। मैं डिस्कस एक बार चेक कर लेता हूँ। 300 वैल्यू होती है। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में, आप कभी भी एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तो आपको ये देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन है तो 400, वो तो सही है। अगर आपका हाँ 180 होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। हाँ, कम ये एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम अंगेस अंगेस लेटरल टोजन बकलिंग, तो ये आपका कितना होता है? ये आपका 300 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका 300 ही होता है। ठीक है, ये आपका 300 होता है। ठीक है, कंप्रेशन फ्लेंस अंगेंस्ट लेटरल टॉर्जन बकलिंग में 300 होता है। 180 कब होगा? लाइव लोड डेड लोड का इफेक्ट होगा, चाहे आपका टेंशन मेंबर हो चाहे आपका कंप्रेशन हो, दोनों में 180 होता है। पर रिवर्सल कंडीशन जैसे आती है, कंप्रेशन में 250 हो जाता है और यहाँ पे 350 होता है। अगर कोई मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन में है तो वहाँ पे 400 होता है, और कंप्रेशन फ्लेंस अंगेंस्ट लेटरल टॉर्जन बकलिंग में कितना होता है? 300 होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 में क्वेश्चन यहाँ से आया था। अब ये क्वेश्चन है, डिजाइन क्राइटेरिया फॉर लिटरली सपोर्टेड स्टील बीम विथ रेस्पेक्ट टू क्रिपलिंग रिकमेंड मैक्सिमम परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस के बारे में बात करना है। तो मैक्सिमम परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस कितना होता है? 0.75 FY होता है। ठीक है। अच्छा हाँ, याद रखना एवरेज शियर स्ट्रेस, जो आपका एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो उसमें कितना होता है? 0.40 FY। एवरेज शियर स्ट्रेस में कितना होता है? 0.40 FY होता है। अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के बारे में बात की जाए तो 0.45 FY हो जाता है। कितना हो जाता है? मैक्सिमम 0.45 FY आपका हो जाता है मैक्सिमम के केस में। अगर हम लोग एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, कितना होता है आपका? 0.6 FY। एक्सियल एक्सियल हम लोग नोट कर लेते हैं इसको, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अगर आपकी बात एक्सियल एक्सियल टेंसाइल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस की बात होगी तो आपका कितना होता है? 0.6 FY होता है। कितना होता है? 0.6 FY एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस केस में। अगर आपका एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस हो रहा है, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस का केस बन रहा है, तो कितना होता है? 0.6 FY यहाँ भी होता है। ठीक है। तो अब क्या होगा? अगला है बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस किसमें होता है? बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस में कितना होता है? तो 0.66 FY होता है। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है? 0.6 FY होता है। अगर हम एवरेज शेयर स्ट्रेस की बात करें, एवरेज शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करें, जो आपका होता है एवरेज शेयर स्ट्रेस में होता है 0.40 FY होता है। अगर हम बात करें मैक्सिमम एवरेज शेयर स्ट्रेस के बारे में बात करें तो 0.45 FY होता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बियरिंग के बारे में, कितने के बारे में? बियरिंग स्ट्रेस के बारे में, तो बियरिंग में होता है 0.75 FY होता है बियरिंग में।
ठीक है। अगर कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछता है तो स्ट्रेस इन स्लैब बेस कितना होता है, स्लैब बेस में कितना स्ट्रेस होता है, 185 मेगा पास्कल होता है। ठीक है, 185 मेगा पास्कल होता है। तो इतनी सारी वैल्यूज़ को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में ज़रूर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बियरिंग का पूछा गया तो 0.755 डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं। इन केस ऑफ बेल्डेड इन केस ऑफ बेल्डेड कनेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वेल्डिंग के दौरान डिफेक्ट इज कॉज बाय कोटिंग ऑफ द पेरेंट मेटल विद ए फॉरेन मैटर एंड बिकॉज द ग्रुप इज नॉट केप्ट क्लीन, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। ये आपका डिफेक्ट है, ये आपका बेल्डेड कनेक्शन का डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट आपका कहलाता है लैक ऑफ फ्यूजन। क्या होता है, ये आपका लैक ऑफ फ्यूजन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लैक ऑफ फ्यूजन की वजह से आपको डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये टेबल सारी बनी है। परमिसिबल एब्रेसिव स्ट्रेस की 0.4F5, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की 0.45F5, एक्सियल टेंसाइल के लिए 0.6, कंप्रेसिव टेंसाइल बेंडिंग में 0.66 और आपका ये होता है बियरिंग में 0.75 और कंबाइंड बेंडिंग एंड बियरिंग का 0.9 होता है। कंबाइंड बेंडिंग एंड बियरिंग का ये इनकम्प्लीट। अच्छा, इसका ये है, इसके बारे में ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन के बारे में क्या होता है। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्या होता है, व्हेन बट वेल्डिंग देखो बट वेल्डिंग में क्या होता है कि दोनों जो फेस होती है ऐसे आमने सामने जुड़ती हैं। और लैब वेल्ड में क्या होता है, ये आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे वेल्डिंग होती है। फ्लैट वेल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, फ्लैट वेल्ड में ऐसे लैब रहता है और बट वेल्ड में आमने सामने फेस जुड़ जाती हैं। तो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन क्या होता है, व्हेन बट वेल्डिंग इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन typically happens because the joint thickness does not entirely fill the space between the metal. This indicates that joint is not fused on one side in the root. ठीक है, मतलब कि जब कभी आप जब वेल्डिंग करते हो तो अगर ये पूरी तरीके से इसके अंदर से पेनिट्रेशन नहीं हुआ है यहाँ पे, तो होता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन की वजह से डिफेक्ट भी आ जाता है। क्रैक क्या होगा, ड्यू टू देयर हाई पोटेंशियल फॉर द वेल्डेड स्ट्रक्चर टू ब्रेक, दीज आर द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ वेल्ड फ्लोज। ए वेल्ड क्रैक कैन बी कैटेगराइज एज longitudinal or transverse according to on orientation. When the direction is perpendicular to the weld, it is longitudinal. When it is perpendicular to the weld 90-degree angle, it is transverse. Different kind of fracture that resemble a star called greater crack. This often start where weld bed terminate. तो क्रैक की वजह से आपका डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको जो है डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है IS कोड 800-7 इन केस ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील बीम द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन शुड नॉट एक्सीड डैश टाइम ऑफ यील्ड स्ट्रेस। तो मैंने बताया था कि बेंडिंग अगर टेंशन में चाहे बेंडिंग कंप्रेशन में है तो आपका 0.66 या 5 होता है। एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस 0.6 या 5 होता है। बियरिंग में 0.75 होता है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में 0.45 या 5 होता है। If a compression member steel structure is effectively held in position and restrained against rotation at both end, मतलब effectively held in position है और restrained भी है both end पे, मतलब कौन सी कंडीशन बनेगी कि दोनों सिरों पे कैसा है आपका फिक्स्ड है। अगर दोनों सिरों फिक्स होता है कितना भैया होता है, ये आपका हो जाता है कितना L/2 होता है इफेक्टिव। पर आपका पता है IS कोड कहता है कि जो फिक्सिडिटी को इंश्योर करने के लिए 0.65 टाइम द इफेक्टिव एक्चुअल लेंथ का लिया जाता है। तो 0.65 एक्चुअल लेंथ आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। आपका एक तरह पे फिक्स होता है, वहाँ फ्री होता है, 2L हो जाता है। अगर आपका एक तरह पे फिक्स कर दिया जाए और आपका जो है यहाँ पे हिंज कर दिया जाए तो आपका जो है 0.707 यल के करीब हो जाता है। ठीक है, और आपका ये जो है और उसके बाद जो है एक तरफ अगर दोनों तरफ हिंज कर दिया जाए तो आपको 1L के बराबर हो जाता है। ठीक, ये जब आपको बात तो ध्यान रखनी है। 0.7077L कहीं कहीं 0.8 भी आपका ले लिया जाता है। तो ये आपको एक देखो, एक आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, एक आपकी होती है IS कोड की वैल्यू। तो दोनों आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछता है, कभी आपको IS कोड की पूछता है, दोनों आपको याद रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है मैंने इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो सीरीज मैंने जो स्टार्ट की है उसमें आप प्लेलिस्ट में जाना, शॉर्ट वीडियो सीरीज में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक 10-15 मिनट की वीडियो, पूरा कंडीशन कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता मैंने आपको बता रखा है, आप जाकर देख सकते हो उसको। इन ए फिलेट वेल्ड कनेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल ऑफ द फिलेट आर कॉल्ड। तो ये आपका जब फिलेट वेल्ड होता है कुछ इस तरीके से शो होता है और यहाँ पे जो आपका एंगल बनता है उसको हम लोग लेग कहते हैं। तो बी आपको हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए फिलेट वेल्ड इज बिल्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली ए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन जॉइंट टू सरफेस एट राइट एंगल ईच अदर एट लैप जॉइंट आर टी जॉइंट बेस ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड। स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड कहते हैं और स्पेशल फिलेट वेल्ड कहते हैं। व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड इज 45 डिग्री बोथ लेग ऑफ फिलेट वेल्ड आर इक्वल इन लेंथ। ये आपका लेग होता है, ये आपका लेग होता है। ठीक,
हाँ भैया। अच्छा, यहाँ पे आकर के दे दिया उसका लैक ऑफ फ्यूजन, लैक कन्फ्यूजन, आप इसको पढ़ सकते हो इसके शॉर्ट लेकर के। जो लैक ऑफ फ्यूजन उसका आंसर था, यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि लैक ऑफ फ्यूजन रिजल्ट फ्रॉम फॉरेन डेब्रिस कोटिंग द पेरेंट मेटल एंड फ्रॉम इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द आपका ग्रुप के बारे में बस हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑन द इनसाइड फेस ऑफ फ्लेंज फॉर ऑल स्टैंडर्ड आई सेक्शन। तो जो आपका आई सेक्शन देखते हो, तो आई सेक्शन में आपने देखा होगा कि आई सेक्शन एंड चैनल सेक्शन ऑफ स्टील इनसाइड फेस ऑफ फ्लेंज, जो आपका स्लोप होता है, जो स्लोप की वैल्यू इनसाइड होती है, ऐसे आपने देखा होगा। फिर आपने चैनल सेक्शन में ऐसे आपने देखा होगा। तो ये जो अंदर की ओर स्लोप होता है वो होता है 16 सही 2/3%। या आई एस कोड की बातें आप इसको याद रखना पड़ेगा। ऑल स्टैंडर्ड आई एन चैनल सेक्शन हैव स्लोप ऑफ 16 सही 2/3% इन द इनर फेस ऑफ द फ्लेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू लेसिंग अंडर। लेसिंग से क्वेश्चन आता है, देखो लेसिंग से क्वेश्चन बनता है, कभी पूछता है कि विथ आप लेसिंग प्लेट अगर 20 mm इसका नॉर्मल डायमीटर, तो आपको पता है नॉर्मल डायमीटर 3 टाइम्स द लेसिंग प्लेट की प्लेट का होता है, तो 20 3 60 हो जाएगा इसका आंसर। कभी कभी पूछता है सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में, तो इसका सिलेंडर कभी 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेसिंग सिस्टम पूछता है कितनी % लंबाई बढ़ती है, 5% बढ़ती है। ये सारी बातें आपको लेसिंग का याद रखना होगा। विथ रेफरेंस टू लेसिंग बार तो 60 mm हो जाएगा। अगर 16 है रिबट डायमीटर, तो लेसिंग बार अगर 50 हो जाएगा, 50 mm विथ हाफ लेसिंग बार जो होगी 50 mm हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स होता है। आई एस कोड 807 में लिखा हुआ है कि जो मिनिमम विथ हाफ लेसिंग जो आपकी होगी बार सेल भी 3 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिबट। तो अगर 16 है, 16 3 48 50 हो जाएगा, 18 3 54 55, 20 3 60 60 22 3 66 65 हो जाएगा, ठीक है। ये बात 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रिबट होल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन इज ऑब्टेन्ड मटेरियल। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन आपका क्या होता है कि आई मिनिमम डिवाइड बाय एरिया। तो एरिया इज प्लेस फार्दर फ्रॉम द सेंट्रॉइड, मतलब जितना एरिया जितनी दूर वो कवर करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो प्लेट लगाते हैं, प्लेट को यहाँ नहीं लगाते हैं, प्लेट को इसके फ्लैंज पे यहाँ लगाते हैं, ताकि उसका एरिया, क्योंकि उसका न्यूट्रल एक्सिस से एरिया बढ़ जाए, एरिया बढ़ेगा तो उसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लेस फार्दर फ्रॉम द सेंट्रॉइड। तो ये सारे, हाँ, वाइल डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन, बैटन सिस्टम से क्वेश्चन आता है, लेसिंग से भी आता है। तो बैटनिंग में कुछ साथ इनक्रीज बाय 10% आपकी लंबाई बढ़ जाती है, 1.10 आपकी हो जाती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी और समझना होगा कि स्टील स्ट्रक्चर में आप जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको समझना है किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, हमको किस पे काम करना है। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है, आसानी से काम बन जाने वाले हैं। तो आपको आई होप समझ गए होंगे क्या हमको पढ़ना है। और 2023 के अभी तक जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए हैं वो ज़रूर एक बार पूरे पेपर को एनालाइज कर लें किस तरीके से क्या है। वैसे मैंने आरसीसी का क्वेश्चन करा दिया है, उसके बाद हमने स्टील करा दिया है आज, और हमने सोम करा दिया है। कल हमारा जो होगा वो हमारा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक की, फ्लूइड मैकेनिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आई होप आप सभी क्लियर हो गया होगा और आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर कोई समस्या होती है प्रिपरेशन के टाइम पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आई होप। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।